शुक्रिया अध्यक्ष जी। सुनाई दे रहा? हाँ। पहले तो मैं आप सबको धन्यवाद देता हूँ कि आप लोग यहाँ आए हैं। चुनाव के 4 चरण खत्म हो चुके हैं। 379 सीटों में चुनाव हो चुका है। पहले 2 चरण के बाद ही ये स्पष्ट हो गया था कि दक्षिण भारत में बीजेपी का साफ और उत्तर, पश्चिम और पूर्वी भारत में बीजेपी का हाफ होने वाला है। यानी कि कांग्रेस पार्टी को और इंडिया गठबंधन के पार्टियों को, जिसमें जेएमएम भी शामिल है, आरजेडी भी शामिल है, इंडिया गठबंधन के पार्टियों को स्पष्ट और निर्णायक जनादेश अभी मिलना तय हो। अभी 3 चरण और बाकी हैं। इससे अंतिम नतीजे पर कोई असर पड़ने वाला नहीं है, क्योंकि 2 चरण के बाद ही ये बिल्कुल स्पष्ट हो गया था कि आज के प्रधानमंत्री, वर्तमान प्रधानमंत्री, आउटगोइंग प्रधानमंत्री, 19 तारीख के बाद उनकी भाषा में बदलाव आया। मोदी की गारंटी गई, 400 पार का नारा भूला गया और सिर्फ ध्रुवीकरण की रणनीति, ध्रुवीकरण की भाषा, हिंदू मुस्लिम भाषा, मंगलसूत्र की भाषा, भैंसों की भाषा, बदनाम करने वाली भाषा प्रधानमंत्री ने इस्तेमाल किया और बिल्कुल साफ हो गया था कि वो घबराए हुए हैं और खोखलाए हुए हैं। हमारा विश्वास कहां से आता है? हमारा विश्वास हमारे 5 न्याय और 25 गारंटी के कार्यक्रम से आता है। पहले भारत जोड़ो यात्रा में राहुल जी और अन्य नेता 4000 किलोमीटर चले कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और 63 दिन कुछ महीने पहले मणिपुर से लेकर मुंबई तक 6500 किलोमीटर का बस यात्रा और 6-7 दिन हम झारखंड में भी थे, जिसका मैं अभी जिक्र करने वाला हूं। और इन 2 यात्राओं से ये नतीजा निकला, राहुल जी और हमारे अध्यक्ष जी और अन्य नेता, कार्यकर्ता, सभी लोगों ने जनता की बात सुनी, अपनी मन की बात नहीं कही, पर जनता की बात सुनी, जनता की चिंता सुनी। और ये 5 न्याय, नारी न्याय, युवा न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय, इन 5 न्याय को लेकर प्रत्येक न्याय में हमने 5 गारंटियां दी है। और ये गारंटी कार्ड, हम घर घर गारंटी कार्ड वितरण प्रोग्राम हमने किया है। करीब 8 करोड़ परिवारों तक हमने ये गारंटी कार्ड पहुंचाया है। मुख्य तौर से महालक्ष्मी गारंटी है। हर गरीब परिवार के एक महिला को हर महीने 8,500 रुपया, यानी कि हर साल 1 लाख रुपया उनके बैंक खाते में सीधा जाएगा। युवाओं के लिए तो सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी है। उनके लिए हमने गारंटी दी है कि पहली नौकरी पक्की, यानी कि जो कोई युवा डिप्लोमा लेता है या लेती है या डिग्री लेता है या लेती है, उनको 1 साल के लिए कानूनी तौर से अप्रेंटिसशिप दिया जाएगा और उसका मुआवजा 1 लाख। किसानों के लिए हमने गारंटी दी है कि प्रधानमंत्री ने 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का कर्जा माफ किया है और किसानों का 1 रुपया कर्जा भी माफ नहीं किया। 2008 में मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, 72,000 करोड़ रुपया कर्जा माफ हमने किया था। और अभी हम गारंटी दे रहे हैं, ये वादा कर रहे हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री, आउटगोइंग प्रधानमंत्री ने पूंजीपतियों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है, ऐसे ही कांग्रेस और इंडिया पार्टियां
किसानों का कर्जा माफ करेंगे और एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाएगा, यानी कि कानून के आधार पर वो तय किया जाएगा। श्रमिकों के लिए हमने ये गारंटी दी है कि मजदूरी दर 400 रुपया होगा। जब प्रधानमंत्री 400 पार की बात करते हैं, वो सीटों की बात करते हैं, नोटों की बात करते हैं, पर कांग्रेस पार्टी जब 400 पार की बात करती है, वो मजदूरी दर मनरेगा में मिनिमम वेज होगा 400 रुपया। अलग अलग जो आज कुछ ऐसे जगह हैं जहां मजदूरी दर 250 रुपया है, कहीं 200 रुपया है, कहीं 275 रुपया है। हम लोग 400 वादा कर रहे हैं कि 400 रुपया मिनिमम वेज होगा, न्यूनतम मजदूरी दर होगा। और हिस्सेदारी न्याय को लेकर हमने ये गारंटी दी है कि सामाजिक, आर्थिक, जाति जनगणना कराया जाएगा और कास्ट सेंसस हम कराएंगे। ये 2011 में करवाया गया था, जब मैं खुद ग्रामीण विकास मंत्री था, और उसके नतीजे प्रकाशित नहीं हो पाए। मोदी सरकार ने उसको प्रकाशित नहीं किया। जाति की जनगणना के बारे में मैं कह रहा हूं, तो इसको हम फिर से एक बार करवाएंगे और हर 10 साल इसको करवाना जरूरी है। तीसरी बात जो मैं कहूंगा कि मैंने पहले ही जिक्र किया है कि प्रधानमंत्री घबराए हुए हैं, उनकी भाषा में परेशानी दिखाई दे रही है और पहले से वो एक झूठ की महामारी उन्होंने फैलाया है। रोज कुछ ना कुछ नया झूठ जनता के सामने बोलते हैं और आज भी कहा है, कल कहा है, आज सभी अखबारों में छपा है कि मैंने कभी हिंदू मुस्लिम की बात नहीं की है, मैंने कभी ध्रुवीकरण की राजनीति नहीं की है। इससे और बड़ा झूठ हो ही नहीं सकता, क्योंकि 19 तारीख से जिस तरीके से कांग्रेस घोषणा पत्र पर आरोप लगाया कि ये मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र, बाद में मंगलसूत्र की उन्होंने बात की, बाद में उन्होंने धन वितरण की बात की जो हमारे न्याय पत्र में शामिल ही नहीं है, और हमेशा ये बोलते रहे इस भाषा में ताकि ध्रुवीकरण को प्रोत्साहन मिले, ध्रुवीकरण को ऑक्सीजन मिले। और आज कह रहे हैं कि मैं इस राजनीति में विश्वास नहीं रखता। ऐसे प्रधानमंत्री पर कोई भी विश्वास नहीं रख सकता। तो मैं प्रधानमंत्री से 4 सीधे सवाल पूछना चाहता हूं जो इस चुनाव में बहुत महत्व रखते हैं। पहला सवाल यह है, राहुल जी बार बार अलग अलग राज्यों में जा रहे हैं और इस किताब को दिखा रहे हैं। ये किताब भारत का संविधान है, ये दिखा रहे हैं, द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, भारत का संविधान। और हमारी लड़ाई इस चुनाव में इसको सुरक्षित रखने के लिए 400 पार का असली माने यह है कि हमें अधिकार दो। प्रधानमंत्री कह रहे हैं, उनके सलाहकार कह रहे हैं, उनके उम्मीदवार कह रहे हैं, उनके सांसद कह रहे हैं कि हमें 400 पार कराओ ताकि हम नया संविधान बनाएं। बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान को हम हटाकर नया संविधान लाएं। मेरा सवाल प्रधानमंत्री से यह है कि जब ये संविधान अपनाया गया, मसौदा अपनाया गया, 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा में आरएसएस की एक प्रकाशन ऑर्गेनाइजर में एक लेख आया जिसमें लिखा था कि ये संविधान में भारतीयता नहीं दिखाई देती है क्योंकि ये मनुवादी आदर्शों पर आधारित नहीं है, इनमें मनुवादी मूल्यों से प्रेरणा नहीं लिया गया। ये आरएसएस का लेख,
ऑर्गेनाइजर का लेख है, 1949 का लेख, जब ये संविधान का मसौदा अपनाया। तो क्या आपकी विचारधारा जो 70 साल से इस संविधान की आलोचना कर रही है, मोहन भागवत ने खुद कहा था 3 साल पहले कि हम संविधान बदलना चाहते हैं, और संविधान इसीलिए बदलना चाहते हैं कि क्योंकि वो आरक्षण के खिलाफ है। तो मेरा दूसरा सवाल प्रधानमंत्री से ये है, क्यों आप जाति जनगणना कराने से भाग रहे हैं? बिहार में तो आपके सहयोगी नीतीश कुमार जी ने करवाया है। पार्लियामेंट में बहस के बाद 2011 में जाति जनगणना कराया गया था। आपने अपनी चुप्पी क्यों नहीं तोड़ी है? 5 फरवरी 2024 को यही HEC के कैंपस में राहुल जी ने एक भाषण दिया था भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समय, और उन्होंने कहा था कि हम जाति जनगणना कराएंगे, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना जरूर करवाएंगे। तो मेरा सवाल प्रधानमंत्री से दूसरा ये है, पहला सवाल तो ये है, क्या आपकी विचारधारा इस संविधान को मानती है कि नहीं? और दूसरा सवाल ये है कि कास्ट सेंसस से आप क्यों भाग रहे हैं? आपने एक शब्द नहीं कहा है कि आप कास्ट सेंसस करवाएंगे कि नहीं। तीसरा सवाल ये है प्रधानमंत्री से, और ये सीधा सवाल है उनसे, गोल मोल करके सवाल नहीं है, ये सीधा सवाल है। 1992 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आरक्षण की सीमा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और पिछड़े वर्गों के लिए 50% की सीमा होना जरूरी है, यानी कि दलित, आदिवासी और ओबीसी के लिए 50% सीमा होना जरूरी है। उसी सभा में HEC के मैदान में राहुल जी ने कहा था कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन इस 50% सीमा को हटाएगी, इसको बढ़ाएगी। क्या प्रधानमंत्री इसके पक्ष में हैं? क्या इसके खिलाफ हैं? इस मुद्दे पर चुप क्यों हैं? क्योंकि अगर आप देखेंगे जनगणना करवाएंगे तो दलित, आदिवासी और पिछड़े वर्गों की संख्या जब गिनती होगी वो 50% से ऊपर होगा, पर पूरी हक मिलने के लिए 50% की सीमा आ जाता है रास्ते में। तो इसलिए हमने वादा किया है, हमारे गारंटी में भी हमने कहा है कि हम इस 50% सीमा को हटाएंगे, इसको बढ़ाएंगे, पर इस पर प्रधानमंत्री ने कुछ कहा नहीं। इस संविधान में 9वीं सूची में तमिलनाडु का कानून एकमात्र कानून है जिसको इस संविधान सुरक्षित रखता है, और तमिलनाडु में आरक्षण शेड्यूल्ड कास्ट, शेड्यूल्ड ट्राइब और ओबीसी के लिए 69% है। वो 50% की सीमा का उल्लंघन है, पर क्योंकि वो कानून 9वीं सूची में शामिल किया गया था 1994 में, जब हमारी कांग्रेस के प्रधानमंत्री नरसिम्हा राव जी थे, वो उसको ये कॉन्स्टिट्यूशन, ये संविधान सुरक्षित रखता है। अलग अलग राज्यों में अगर ये 50% के ऊपर जाएगा, क्या वो कानून भी 9वीं सूची में लाएंगे? हम कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी गारंटी दे रही है, अगर झारखंड में ये 60% होता है या 70% होता है, वो हम 9वीं सूची में लाएंगे। संविधान की सुरक्षा उसको मिलेगा, कवच मिलेगा, संविधान का कवच मिलेगा उस कानून को। इस पर प्रधानमंत्री की कोई टिप्पणी नहीं है। और चौथा सवाल प्रधानमंत्री से यह है कि क्या यह सच नहीं है कि पिछले 10 साल में आपने सभी कानूनों में
संशोधन लाया है, जो कानून बनाए गए थे आदिवासियों के लिए, दलितों के लिए सुरक्षित रखने के लिए। वन अधिकार अधिनियम 2006 को कमजोर किया गया है। वन संरक्षण कानून 1980 को कमजोर किया गया है। भूमि अधिग्रहण कानून 2013 उसको कमजोर किया गया है, ताकि आदिवासियों से जमीन जबरदस्ती लिया जा सकता है और पूंजीपतियों को दिया जा सकता है, और उसका मिसाल झारखंड में ही है। तो ये क्यों ऐसे कानून लाए गए, क्यों संशोधन लाए गए? बहुमत तो था लोकसभा में, राज्यसभा में। पूंजीपतियों के लिए इन्होंने इन कानूनों में संशोधन लाए, इनको कमजोर किया। क्या ये सच नहीं है? किस मानसिकता ने के कारण आपने ये संशोधन लाए? तो साथियों, अंत में मैं यही कहूंगा कि ये न केवल चुनावी मुकाबला है हमारा, पर ये विचारधारा का भी मुकाबला है। हम लोकतंत्र को बचाने के लिए इंडिया गठबंधन का गठन हुआ है। हम एक होकर लड़ रहे हैं, और इस संविधान को बचाने के लिए, इस संविधान जिसका एक मूल सिद्धांत सामाजिक न्याय है, पंथ निरपेक्षता है, जनतंत्र लोकतंत्र है, संसदीय लोकतंत्र है, पार्लियामेंट्री सिस्टम है, इसको बचाने के लिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि जिस तरीके से पहले चरण में और दूसरे चरण में मतदान हुआ, हालांकि ऐसी हमारे देश की जो संवैधानिक संस्थाएं हैं वो निष्पक्ष तरीके से काम नहीं कर रहे हैं, बिल्कुल साफ हो गया है। और उसके बावजूद हमें जनादेश जरूर मिलेगा, क्योंकि बेरोजगारी, महंगाई, बढ़ती हुई आर्थिक विषमताएं, यही तो जनता है। किसान न्याय, श्रमिक न्याय, हिस्सेदारी न्याय, युवा न्याय और नारी न्याय को लेकर जो हम चुनाव प्रचार कर रहे हैं, वो जनता में हर एक वर्ग को पहुंच चुका है वो संदेशा। और 10 साल अन्यायकाल 2014 के बाद 2024 तक जो लोगों का अनुभव रहा है, मैं समझता हूं कि लोग समझ गए हैं, भारत के जनता समझ गई है, बदलाव और परिवर्तन का समय आ गया है। और इसी वजह से हम विश्वास के साथ कह सकते हैं कि ये अभी जल्द ही अपने पद से हटने वाले प्रधानमंत्री हैं, और हमें 4 तारीख के बाद इस झूठ के महामारी से हमें मुक्ति मिलने वाली है। शुक्रिया।